नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 को लेके। कल लाइट की वजह से हम 3 ही प्रश्न कर पाए थे, तो आज की क्लास के अंदर कल की क्लास के बचे हुए प्रश्नों को करते हैं और उसके बाद में हम 4.3 का अध्ययन करते हैं। तो इनके बचे हुए प्रश्नों को पहले हल करो। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्ग करना है, वर्गों का योग करना है और बराबर क्या आएगा? 365 आएगा। ये प्रश्न कह रहा है। तो देखो, पूर्णांक की बात आए, क्रमागत हो, सम हो और विषम हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? इधर देखो, क्रमागत और एक सम विषम, ऋणात्मक या धनात्मक, धनात्मक बात हो रही है। अब इधर देखो, सम और विषम के लिए मैंने कल या परसों की क्लास के अंदर बताया था कि अगर पहला पूर्णांक सम हो चाहे विषम हो, उसके अंदर अगर हम पहला पूर्णांक x मान ले तो दूसरा पूर्णांक x + 2 होता है, सम और विषम दोनों के लिए। सम में पहला पूर्णांक x मान लिया तो उसका दूसरा पूर्णांक x + 2 होगा, और विषम के अंदर भी पहला पूर्णांक अगर हमने x माना तो दूसरा पूर्णांक x + 2 होगा। ये कैसे हुआ ये भी मैंने बताया था। और क्रमागत के लिए पहला पूर्णांक अगर हम x मान लेंगे तो दूसरा पूर्णांक सीधा x प्लस क्या हो जाएगा? 1। और आज की क्लास का हमारा प्रश्न कौन सा है? ये है। मानना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, बताओ क्या होगा? क्या माना हमने? x माना है। तो बताओ दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक बताओ क्या होगा? x + 1 होगा। अब प्रश्न में आगे क्या बोल रहा है? जिनके वर्गों का योग, यानी पूर्णांकों के वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग, पूर्णांकों के वर्गों का योग आपके 365 दे रखा है। यहां तक सबके समझ में आई बात? अब देखो, पूर्णांक कौन सा? पहला पूर्णांक रहा ये, और दूसरा पूर्णांक कौन सा है? ये x + 2। थोड़ा दूर दूर क्यों लिखा है? देखो क्या बोला? पूर्णांकों के वर्गों का योग करना है। इस पूर्णांक का भी करना है वर्ग और इस पूर्णांक का भी करना है वर्ग, और फिर इसका क्या करना है? योग, मतलब जोड़ना है। जोड़ दिया, बराबर कितना लगेंगे? 365 लगेंगे। अगर यहाँ तक सबके समझ में आ गया तो फिर ऑटोमेटिक द्विघात समीकरण बनेगी और उसके मूल निकलेंगे। तो इधर देखो, ये हो गया x² और प्लस ये क्या हो जाएगा? देखो कोष्ठक के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाला है। इधर देखो, a² यानी x² प्लस 2, a का मतलब x और b का मतलब 1 और प्लस b² यानी a² और बराबर कितना है? 365 है। अब देखो x² का x², सीधा जोड़ो, सीधा जोड़ लो, नहीं तो लिख लो एक बार, सीधा ले लो। देखो ये हो गया आपके 2x² और प्लस इसकी गुणा कर दो, 2 की x से गुणा करोगे 2x और 2x को 1 से गुणा करोगे 2x ही रहेगा, और 1 का वर्ग करोगे 1 रहेगा, और बराबर में कितना है? 365। इधर ले आओ, किसके हो गए? माइनस के 365, बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। 2x² प्लस का 2x और ये प्लस के 365, माइनस के 365, प्लस का 1 गया, माइनस के 300 क्या बच गए? 64, और बराबर क्या बच गया? 0। अब देखो संख्या अगर छोटी हो रही है तो छोटी कर लो, यानी एक पार्ट से काट दो। इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। इधर देखो, तो ये हो गया आपके 2 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, यानी कि ये हो गया x² और ये हो गया x और ये हो गया माइनस के 182 और बराबर क्या रह गया? 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं। तरीका कौन सा रहेगा? प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे। प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 182 x²
हो गया। और बीच वाली संख्या क्या है, x। तो इसके ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर x आए और गुणा करने पर 182 आए। तो इससे जस्ट पीछे वाला प्रश्न किया था जिसमें 182 आ रहा, तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 13 और 14 हो सकता है। 13 और 14, 13 में से 14 में से 13 जाएगा, एक बच जाएगा, अगर गुणा करोगे तब ये 182 आ जाएगा। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस के 182 और बराबर क्या रह गया, 0। तो ये कॉमन ले लो, यहाँ पे यहाँ आ गया कॉमन x, क्या बच गया, x से स्क्वायर कट गया, x बच गया, प्लस x का बाद 14x में लगाओगे तो x कटेगा, यानी बचेगा क्या, 14। हमेशा कि ये जैसा चिन्ह यहाँ पे हो वैसा उतार दो। अब इसमें कॉमन क्या लोगे, संख्या कॉमन आएगी, तो 13 कॉमन आ जाएगा इसमें। ये माइनस माइनस और 13 कट गया, यानी क्या रह गया, सीधा प्लस का x रह गया। और ये माइनस ये प्लस क्या हो गया, सॉरी ये भी माइनस ये भी माइनस, गुणा करोगे क्या होगा, यानी भाग गुणा में माइनस होगा ना, नहीं क्या होगा, प्लस होगा, ध्यान रखना। 13 का भाग 182 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 14 बार, बराबर क्या रह गया, 0 रह गया। तो ये एक दोनों कोष्टक समान हैं, तो दोनों में से किसी एक को एक बार लिख लो, लिख लिया। दूसरा कोष्टक हम बनाएंगे यहाँ से x माइनस का 13 और बराबर क्या रह गया, 0। तो देखो दोनों के बराबर 0 रख लो और इसका आंसर निकाल लो। कैसे निकालोगे, x प्लस 14 इसके बराबर भी 0 रखेंगे और x माइनस 13 इसके बराबर भी 0 रखेंगे। तो ये x बराबर प्लस का 14 था, इधर आएगा माइनस का 14, एक उत्तर आ गया ये, और एक आ गया आपके ये माइनस का 13, इधर आएगा प्लस का 13। तो ये ऋणात्मक मान है, ये तो संभव नहीं, ये हम नहीं लेंगे। क्या लिख सकते हो, यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है, इसको लेंगे। इधर देखो, यहाँ थोड़ा साइड में लिख देता हूं मैं, हाँ आगे वाला प्रश्न करेंगे ना, मैं यहाँ लिख देता हूं। इधर देखो, बताओ पहला पूर्णांक हमने क्या माना था, x, और x का मान कितना आया, 13। अतः पहला पूर्णांक, अब धनात्मक वगैरह लिख लेना, आगे जगह नहीं, फिर आगे वाला प्रश्न करेंगे। अतः पहला पूर्णांक क्या आ गया, 13। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपके, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा आपके x कितना आया, 13। नहीं तो एक बार लिख लो, नहीं सीधा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो x प्लस कितना 1, दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना, x प्लस 1 माना ना, x का मान कितना रहा, 13, और 13 प्लस 1 बराबर कितना, 14। तो एक उत्तर तो आ गया ये और एक आ गया ये। आई बात समझ में, पहला पूर्णांक 13, दूसरा पूर्णांक कितना है, 14। इसका वर्ग कर दो, 169, इसका 196 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 365 आएगा। आई बात समझ में। अब ये 5वां प्रश्न देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो इसके हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो आप ऐसे समझो, ये आपका समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है ना, वो आधार से 7 सेमी कम है। तो बताओ आधार पता है क्या, नहीं पता ना, तो आधार नहीं पता, तो आधार को क्या करेंगे, x मान लेंगे। अब आधार से ऊंचाई कितनी कम है, 7 कम है, तो 7 माइनस कर देंगे। और कर्ण ऑटोमेटिक कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, यही कर रखा है ना। तो इधर देखो डायग्राम बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं तो मैं इसको साइड में बनाता हूँ, एक बार लाइन के रूप में यहाँ लिखते हैं। इधर देखो, चलो मैं आपका डायग्राम यहाँ बना के छोड़ देता हूँ। यहाँ कि इसका कर्ण कितना दे रखा है, 13। कर्ण कितना दे रखा है, 13। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना, ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो आधार पता है क्या, नहीं, आधार नहीं पता है तो आधार को मानेंगे। जैसे ये होगा आधार, ये ऊंचाई लंबाई कहलाएगी, ऊंचाई, ये हो गई ऊंचाई, और ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब देखो आधार पता है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, माना।
माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार, आधार को क्या मान लिया हमने x, आधार को क्या मान लिया हमने, आधार बराबर हमने x मान लिया। अगर आधार x मान लिया तो ऊंचाई क्या है, आधार से 7 कम है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं सीधा ऊंचाई किससे कम, आधार से। आधार कितना है x, x से कितना कम, 7 कम। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो डायग्राम में कि x माइनस क्या हो गया 7। और फिर इसका क्या है कर्ण, कर्ण आपको ऑटोमेटिक दे रखा कितना है 13। ये सारा सेमी में दे रखा है तो ये भी x सेमी लिखेंगे, ये भी ऐसे कर दो, ये भी सेमी लिखेंगे और ये भी 13 सेमी लिखेंगे। आई बात समझ में? ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लेना। अब क्या करेंगे, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी, कर्ण तो दे रखा, ये भी स्पष्ट नहीं दे रखी, ये हमने मानी, तो ये दोनों ज्ञात करनी। तो ये निकल जाएगी तो ये ऑटोमेटिक 7 कम कर देंगे। तो क्या करेंगे, अब इसके लिए लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण कितना है आप ये बताओ, कर्ण है हमारे पास 13, 13 का करेंगे वर्ग बराबर आधार कितना है, आधार हमने x माना है तो x का भी करेंगे स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब है हमारे पास x माइनस 7, यानी ये ऊंचाई लंब के लगी, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो देखो इसका स्क्वायर करो, 13 का वर्ग हो गया 169 बराबर ये हो गया x का स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस का सूत्र लगेगा ना, एक बार इसको कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। इधर देखो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक कितना x, b कितना 7 और प्लस किसका स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 169 का 169 बराबर एक्स स्क्वायर और ये प्लस का प्लस पड़ा रहने दो, इसको एक बार कोष्ठक के अंदर सही लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस के सातों साथी कितने हो गए 49, यानी 7 का वर्ग हो गया 49। अब ये 169 बराबर एक्स स्क्वायर, ये प्लस 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 ही रहेगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस का 14x और प्लस 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 ही रहेगा, प्लस का 49। ये हो गया सही। अब इसको जोड़ लो फिर, 169 बराबर ये हो गया 2x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया, माइनस के कितने हो गए 14x और प्लस का कितना हो गया 49। अब हम इसको थोड़ा पलट के लिखते हैं या के रूप में, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस के 49 और बराबर 169। देखो कुछ नहीं किया है, इसके बराबर में ये था ना, तो इसके बराबर में ये ही लिखा है, थोड़ा पलट के लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे उधर, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस के 49 और ये 169 प्लस का उधर आएगा माइनस का 169 हो जाएगा और बराबर क्या रह जाएगा 0। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस के ये आपके कितने रह जाएंगे, प्लस के नहीं रहेंगे, किसके रहेंगे माइनस के रहेंगे, 9 9 यानी 0 और फिर ये कितना रह गया 6 4 2 120। अब देखो ये कट रहा है तो इसको काट दो, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 120 बराबर क्या रह गया 0। काटो इसको, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का भाग जाता है, यहाँ 2 का भाग जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 का भाग जाएगा तो 7x बचेगा और यहाँ 2 का भाग जाएगा तो 60 बचेगा और बराबर क्या रह जाएगा 0। अब इस द्विघात समीकरण को आप हल कर लो, कैसे, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करो, x स्क्वायर की गुणा करो 60 से तो माइनस का 60x स्क्वायर हो गया, कितना हो गया माइनस का 60x स्क्वायर। बीच वाली संख्या क्या है माइनस का 7x है, इसके ऐसे 2 टुकड़े करो तो आप ऐसे देखो ना सीधा 60 किस किस के पाड़े में आता है, 1 गुणा 60, 2 गुणा 30, 3 गुणा 20, 4 गुणा 15, 5 गुणा 12। अब देखो यहां तक चेक कर लो, वैसे ही आ रहा है सीधा सा, 12 पंजो 60,
और 12 में से 5 गए कितने, 7, यही सही रहेगा। देखो तो यहाँ पे एक बार दोबारा लिखना चाहती है दोबारा लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 और बराबर क्या है 0। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर क्या लिख दूं मैं, क्या लिखूं मैं, माइनस का चाहिए ना, तो प्लस का 5x माइनस का 12x और माइनस का 60 और बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ये बन गए आपके यहाँ दो दो के जोड़े। तो यहाँ कॉमन आ गया x, x से स्क्वायर कट गया x बच गया, प्लस x से x कट गया 5 बच गया, माइनस का माइनस लिखेंगे 12 कॉमन आ गया यहाँ पे। तो ये 12 का भाग 12 में यानी कट गया, क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस 12 पंजू 60 बराबर क्या रह गया 0 रह गया। तो ये अपने x प्लस 5 दोनों कोष्टक बराबर है ना, दोनों में से किसी एक को लिख लो, लिख लिया। दूसरा कोष्टक यहाँ से बढ़ाएंगे x और माइनस का 12 और बराबर क्या रह गया 0। तो ये एक बार x प्लस 5 इसके बराबर में 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 12 इसके बराबर में 0 रखेंगे। तो x बराबर ये तो हो गया माइनस का 5, इसको पहले ही लिख दो, यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है या यह मान मान्य नहीं है, ऋणात्मक नहीं लेंगे हमेशा के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि हमें आधार ऊंचाई और कर्ण बताना, तो माइनस में तो हो गए नहीं वो। अब इसको देखो x बराबर ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया, परंतु आंसर के रूप में मत लिखो, आप ऐसे लिखो। हमने x क्या माना था, समकोण त्रिभुज का आधार माना था, समकोण त्रिभुज का क्या माना था आधार। तो यहाँ पे लिख दो अतः समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, आधार मैंने क्या माना था x और x का मान कितना है 12, आधार आ गया 12। तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई आप ऑटोमेटिक बता सकते हो, ऊंचाई हो जाएगी आपके x माइनस 7, x का मान कितना आ गया 12 यानी 12 माइनस 7, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। तो इसकी ऊंचाई तो आ गई 5 और आधार कितना आ गया 12। ये दो इसके आंसर आ गए, इन दोनों को उतारो। फिर इसका एक प्रश्न और बच रहा है वो कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं अपन 4.3। उतारो इसे। हाँ उतारा प्रश्न संख्या 5 और 4। अब छठा प्रश्न और इसका ये अंतिम प्रश्न है। देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा है तो पीछे की क्लास में ऐसा प्रश्न आया था। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो उस दिन निर्माण किए गए, यानी जिस दिन कह रहा है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इधर देखो, मान लो किसी एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण किया है, कोई भी XYZ कितने भी हमें नहीं पता है, ठीक है। अब एक बर्तन या प्रत्येक नग उसकी जो लागत है वो कितनी है आपको पता है या नहीं। वो लागत कैसे निकाली इसने कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, अगर हम x माने तो x लिख देंगे, y मानेंगे तो y लिख देंगे, और उसका क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, और फिर उससे कितना अधिक करेंगे 3 अधिक करेंगे, यानी x मानेंगे तो x का 2 गुना हो जाएगा और y मानेंगे तो y का 2 गुना हो जाएगा, और प्लस का कितना हो गया 3, क्योंकि 3 अधिक थे। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी 90, कितनी 90, तो कुल होगी कैसे, एक नग की लागत को टोटल जितने खिलौने ना हमें x माना ना, उससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। देखो प्रश्न में समझो, आप ऐसे देखो कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो हमें नहीं पता कितने बर्तनों का निर्माण करता है, तो लिख लेते हैं माना उस दिन या एक दिन, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, और उस संख्या को हम मान लेते हैं x, मान लिया। इसके बाद में क्या कर रहे हैं, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, कौन सी लागत, निर्माण लागत कितनी है बताओ,
निर्माण लागत कैसे आएगी कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या और उसका दोगुना और दोगुने से कितनी अधिक थी, 3 अधिक थी। ये आ गई राशि रुपए। अब क्या दे रखा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी, अगर 90 रुपए हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है x, और इसको किससे गुणा करेंगे, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उससे गुणा करेंगे। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है 2x + 3 और बराबर क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे। अब देखो इसको इससे गुणा करो, 2x² प्लस का 3x और बराबर में कितना है 90, इधर लियो पहले, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का 90 हो गया, बराबर क्या आ गया 0 रह गया, बराबर क्या रह गया 0 रह गया। अब देखो किसी पाड़े से कट तो रहा नहीं है, ये 2 के पाड़े से कट जाएगा, ये कट जाएगा, परंतु ये नहीं कटेगा, 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा, 2x² गुणा क्या करो, माइनस के 90 का करो, तो माइनस का 180x² हो रहा है। अब आप टुकड़े क्या करने, 3x के टुकड़े करने, तो अंतर देख के ऐसे करो कि जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर माइनस का 180x² आ जाए। एक के पाड़े में आता है, एक जोड़ने घटाने पर अंतर आना चाहिए, 1 2 3 4 5, 10 से ऊपर ऊपर होगा, 10 × 10 करेंगे तो भी कितना होगा 100, 10 11 12, अंतर 3 12 13 14, 12 और 15, 12 और 15। अब 12 और 15 लेके चेक कर लो, देखो 12 × 15 करोगे, पीछे भी प्रश्न आया होगा मेरे ख्याल से 180 वाला, कोई टुकड़े अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 × 15 कर लोगे 180 होगा, देखो सीधी डायरेक्ट गुणा कर लो, 15 × 10 150 और 15 दूनी 30, यानी 180 आ रहा है। और 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप क्या लेंगे, 2x² और इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 12x और प्लस का 15x और माइनस का 90 और बराबर क्या हो गया 0। एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब कॉमन ले, इसमें देखो, इसमें कॉमन आ गया 2 और एक आ गया x, भाग लगाओ, 2 से 2 कट गया, x से स्क्वायर कट गया, क्या बचा x बचा, प्लस माइनस माइनस, 2 का भाग 12 में 6 बार और x से x कट गया, प्लस है तो प्लस लगा दो, कॉमन क्या आएगा 15, 15 से 15 कट गए, क्या बचा x, प्लस माइनस माइनस, 15 का भाग 90 में कितनी बार 6 बार और बराबर क्या बच गया 0 बच गया। तो इधर देखो दोनों कोष्टक समान है, दोनों में से किसी एक को लिख लिया, ठीक है। दूसरा कोष्टक बनाएंगे, यहाँ से 2x और प्लस का कितना 15 और बराबर कितना है 0। अब क्या करेंगे, x - 6 बराबर भी रखेंगे 0 और 2x प्लस का 15 इसके बराबर भी रखेंगे 0। तो ये तो हो गया आपके x बराबर 6, किसका प्लस का, ये मान आ गया हमारे पास। इसको लेके यानी निर्मित बर्तनों की संख्या क्या आ गई 6 आ गई, ये आंसर आ गया एक तो हमारे पास। दूसरा इसको ले 2x बराबर, ये प्लस का था, इधर x का हो गया माइनस का 15। 2x बराबर अगर 15 है तो 1x बराबर कितना होगा, x बराबर हो गए आपके माइनस के 15/2, ये आ गया दूसरा। ये माइनस का है तो आप सीधा लिख सकते हो यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है या मान्य नहीं है, ऋणात्मक नहीं लेंगे। तो देखो x का मान कितना आया 6, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः उस दिन या एक दिन, कुछ भी लिख देना, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण और फिर यहाँ लिखा यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो आप कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः उस दिन निर्मित, या चलो आप ऐसा ही लिख लो, अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x का मान, बर्तनों की संख्या को हमने क्या माना x, और x का मान कितना आया 6, ठीक है। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, दो ही चीजें याद करनी थी ना, एक तो निर्मित बर्तनों की संख्या और फिर प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की लागत या निर्माण लागत, कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
प्रत्येक नग की निर्माण लागत कैसे आएगी कि बर्तनों की संख्या का 2 गुना और उससे कितना अधिक थी, 3 अधिक थी, यही था ना। तो देखो 2 का मैंने 2 लिख दिया, x की जगह कितना लिखा 6 और प्लस कितना कर दिया 3, सीधी गुणा कर लो, 6 दुए 12, 12 प्लस 3 यानी कि कितना 15, कितना आ गया 15 आ गया। तो एक आंसर आपका आ गया ये और एक आ गया आपके ये। आई बात समझ में, यही पूछा था। तो आपकी 4.2 खत्म हो गई है। अब हम प्रश्नमाला 4.3 का अध्ययन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस प्रश्न को उतार लो और फिर करते हैं हम अगला प्रश्न। हाँ उतारा। अब हम अध्ययन करते हैं 4.3 का प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इसमें समझो कि हमें इस प्रश्नमाला के अंदर क्या करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। देखो द्विघात समीकरण दे रखी है, आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और फिर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो आपको बात याद आनी चाहिए कि मूलों की प्रकृति के अंदर मैंने 3 बात शुरुआत में बताई थी कि मूल समान होंगे, बराबर होंगे या काल्पनिक होंगे। 3 बातें बताई थी। तो तीनों में क्या क्या कंडीशन थी आपको अगर याद हो तो साथ साथ में बताते जाना। इधर देखो इसको, प्रश्न संख्या 1 देखो 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर 0 ये है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति पता करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको द्विघात समीकरण से तुलना, या आप इसको बोल सकते हो व्यापक द्विघात, यानी उसकी तुलना करके हम ए बी के मान लिखेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, करो तुलना, ax² प्लस का bx और प्लस का c और बराबर क्या होता है 0, यही आपकी द्विघात समीकरण होती है। तो सबसे पहले मुझे a का मान बताओ, यानी x² के गुणा में क्या है 2, b का मान बताओ माइनस का 3 और इसी तरह मुझे c का मान बताओ कितना 5 हो गया। तो अब हम करेंगे इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात, यानी d ज्ञात करेंगे। इसको हिंदी के अंदर विविक्ति कर भी बोलते हैं। d बराबर सूत्र क्या होता है, लिखा था ना आपको, b² माइनस का 4ac। अब देखो b कितना है माइनस का 3, इसका स्क्वायर करेंगे। अब ये माइनस 4, a का मान कितना 2 और c का मान कितना 5। देखो ये तो हो गया माइनस का कितना, सॉरी माइनस इंटू माइनस, यानी -3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा। और ये हो गया आपके माइनस का 4 दुए 8 और 8 पंजे कितने हो गए 40, कितने हो गए 40। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो माइनस के क्या बच गए 31 बच गए। d बराबर माइनस का 31 आ गया। तो मैंने वहां आपको एक तरीका सिखाया था, प्लस 0 और माइनस होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान हो जाए। प्लस की संख्या आ जाए तो मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे, यानी भिन्न भिन्न होंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो इसको हम श्रीधर आचार्य से हल नहीं करेंगे। हम 2 कंडीशन में ही हल करेंगे, मूल वास्तविक एवं समान हो और मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हो, तभी हम ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न को यहीं तक करेंगे, ये आपका हल हो गया है। अब इसको देखो दूसरे को, इसमें भी वो सेम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर व्यापक द्विघात समीकरण आपकी कौन सी होती है, ax² प्लस का bx
और प्लस का c बराबर क्या आ गया 0। अब आप मुझे a b के मान बताओ। a का मान यहाँ पे 3 है, b का मान हमारे सामने माइनस का 4√3 आ रहा है, और इसी तरह c का मान हमारे सामने आ रहा है 4। आई बात समझ में। अब हम सबसे पहले करेंगे d ज्ञात। d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। इसी से हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति याद करेंगे। तो देखो b का मान कितना है, b का मान हमारे सामने है माइनस का 4√3, और इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, माइनस 4। a का मान आप बता सकते हो हमारे सामने कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहां से बता दो सीधा 3, और c का मान हमारे सामने आ रहा है 4। इसका वर्ग करो, इसकी गुणा करो, फिर दोनों का अंतर करो। तो देखो इसका वर्ग करना सीखो। देखो माइनस के 4 का वर्ग करो पहले, तो ये तो हो जाएगा 16, और फिर √3 का वर्ग करोगे। √3 का वर्ग करने का मतलब है √3 के √3 से क्या करेंगे, गुणा। तो ये गुणा करेंगे तो ये सीधा 3 में बदल जाएगा। तो 16 गुणा क्या कर देंगे, 3। देखो आप ऐसे समझो, 4 का वर्ग किया कितना हो गया 16, और √3 का वर्ग किया कितना हो गया 3, और 16 कितने हो गए 48। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 48। माइनस ये कितना हो गया, 4 चौक 16 और 16 48, यहां भी 48 हो गया। तो यहां क्या गया, d का मान 0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः मूल वास्तविक व समान है। अगर मूल वास्तविक या समान है तो हम इसको श्रीधर आचार्य विधि से हल करेंगे। किससे हल करेंगे, श्रीधर आचार्य विधि से। तो देखो इधर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। श्रीधर आचार्य का सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस और अंडूर के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac, और बट्टे कितने हैं, पूरे के बट्टों में 2a। अब देखो x बराबर माइनस का माइनस लगाएंगे, सूत्र का माइनस, b का मान पहले से कितना है, ये माइनस का है तो कोष्ठ के अंदर लिखेंगे माइनस का 4√3 हो गया। इसको बंद कर दो और फिर प्लस माइनस लगा दो, और b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी जगह बार बार हम ये नहीं करेंगे, हमने b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला है, कितना आया 0, तो हम इसके स्थान पर सीधा क्या रखेंगे 0, और बट्टों में 2a करेंगे, 2 का 2। a का मान बताओ मुझे आप, a का मान हमारे सामने 3 है, तो ये लो अपना 3 आ गया, हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, चलो यहां कर लेते हैं, फिर इस पर्सन को थोड़ा आगे कर लेंगे। इधर देखो एक बार यहां थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, दिखाई दे रहा है क्या यहां तक, एक बार चेक करना। हाँ ठीक हो जाएगा। x बराबर ये करो, माइनस की माइनस से गुणा करोगे, ये तो प्लस हो गया, ये 4√3 हो गया, 4√3, ये प्लस माइनस पड़ा रहने दो, और 0 का वर्गमूल, देखो 0 का वर्ग भी 0 होता है, 0 का वर्गमूल भी 0 होता है, बाहर निकालोगे कितना निकलेगा, 0 ही निकलेगा, और बट्टों में क्या आ गया 6 आ गया। आई बात समझ में। और अब इस पर्सन को मैं बचा हुआ यहाँ कर देता हूँ, यहाँ जगह पड़ी अपने पास, थोड़ा ध्यान रखना। अब इस पर्सन को मैं यहाँ करता हूँ, तो ये अपने पास आ गया x बराबर, वैसे तो उत्तर आ गया, बाकी आप क्या कर लो, एक बार इसको प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो, यानी कि एक बार ऐसे लिखो आप कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर 4√3 प्लस माइनस 0 कर रखा है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार क्या लेंगे माइनस, तो प्लस को धनात्मक बोलते हैं, माइनस को ऋणात्मक। धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह में क्या लेंगे, x बराबर 4√3 और प्लस में 0 और बट्टे कितने 3 दूना 6 हो गया ना, ठीक है। तो ये अपना सीधा सा, देखो यहाँ इसको काटो तो काट दो, पहले काट दो, कट रहा है ना, बिल्कुल। देखो यहाँ इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना 3। तो अब इसको चलो देखो थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं, पहले एक बार इसको पूर्ण रूप से हल कर लेते हैं, इसके बाद में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं। कट रहा है ना, यहाँ हो गया ये 2, x बराबर 2√3 और फिर ये प्लस माइनस
और बट्टों के अंदर कितना आ गया, ये 0 और बट्टों के अंदर आ गया आपके 3। यही हुआ। अब इसको हल के रूप में लेते हैं। एक बार यहां देख लेते हैं, अगर जगह है तो उसको यहां उतार देते, फिर उधर प्लस माइनस का चिन्ह लेके करते हैं। हाँ, जैसे तैसे सेट हो जाएगा। इधर देखो, यहीं लिख लो x बराबर ये हो गया आपका 2√3 प्लस माइनस 0 और बट्टे कितने, बट्टे आपके हो गए 3। ये काटा था ना हमने यहाँ पे अभी। अब यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। देखो जगह की वजह से हम थोड़ा बार बार साफ करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न बिल्कुल आसान है। धनात्मक चिन्ह लेने पर, ले धनात्मक चिन्ह, इसको लिखो x बराबर 2√3 और प्लस में क्या लेंगे 0 और बट्टे क्या लगाएंगे 3। तो इसको ऐसा करोगे तो ये क्या रहेगा आपके x बराबर 2√3 और बट्टे कितने आ गया, बट्टे आ गया आपके 3। तो ये इसका फाइनल आंसर आप मान सकते हो। बाकी आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है देख लेते हैं, 2/√3। हाँ, इसको थोड़ा आगे और कर सकते हो। कैसे कि x बराबर ये 2 का तो 2, √3 का √3 और इसके बट्टों में ये क्या लिख रखा 3 लिखा है, इसको आप ऐसे लिख लो √3 गुणा √3। तो ये कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना आएगा आपके, ये आ गया 2/√3। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये ऐसे मान लेना, धनात्मक चिन्ह लिया था। अब यहां पर हम लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह। आप लाइन लिख लेना, ऋणात्मक चिन्ह। चलो मैं लिख ही देता हूं, लेने पर आपकी आदत होती है जितना मैं लिखूंगा उतना ही लिखोगे, उससे आगे कुछ नहीं करोगे। x बराबर 2/3 और प्लस में क्या लिख रखा है 0। अब क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो प्लस माइनस 0 तो कुछ होता ही नहीं है। x बराबर ये 2√3 और बट्टे 3, 0 जोड़ के कुछ नहीं होगा ना, न 0 जुड़ेगा न घटेगा, तो सीधा मैंने काट दिया इसको। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2√3 बट्टों में 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल, √3 गुणा √3 करूंगा 3 होगा, और इसको ऐसे लिखूंगा तो ये कट जाएगा। तो कटेगा तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 2/√3 आ जाएगा। तो बताओ मैंने क्या कहा था, d बराबर 0 आ रहा, तो दोनों मान बराबर आएंगे। यहाँ पर भी 2/√3 आ रहा है, यहाँ भी 2/√3 आ रहा है। देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना आप एक, हाँ बोर्ड पर देख लेना। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो बता देना कि सर दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। अब इसका तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, वही सेम तरीका लिखेंगे कि हम इस सबसे पहले इसको करेंगे व्यापक द्विघात समीकरण से। मूल समीकरण है ना जो, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब देखो तुलना करने पर, यहां से साफ इसलिए किया कि क्योंकि प्रश्न बड़ा होगा, फिर यहां कर लेंगे, अपनी जगह पड़ी रहेगी। ठीक है, तुलना करने पर ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। a का मान बताओ, फिर b का मान बताओ और फिर c का मान बताओ। बताओ a का मान कितना है 2, b का मान कितना -6, c का मान कितना +3। सबसे पहले d ज्ञात करेंगे। d हमें कहेगा कि इसे श्रीधर आचार्य से हल करना है या नहीं करना है। तो d ज्ञात करो, b² - 4ac। बताओ b का मान कितना -6, इसका करेंगे वर्ग, माइनस 4 का 4, a का मान 2, c का मान 3। तो ये हो गया 6 का वर्ग 36, 4 दूए 8 और 8 तिया 24, माइनस के कितने आ गए 24। 36 में से 24 गया, ये बच गया आपके 12, यानी d का मान कितना आ गया 12। प्लस में आया, माइनस में आया या 0, प्लस में आया। सर अगर प्लस में आया है तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे।
जीरो आया तब मूल वास्तविक समान है, और मूल माइनस की संख्या आई तब मूल वास्तविक नहीं है। तीन तरीके थे, तीनों तरीके के तीनों प्रश्न हमारे सामने आगे हैं। आई बात समझ में? तो आप अच्छे से इस क्लास को देखना और इनको समझना। 4.3 के प्रश्न संख्या 1 के ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसका थोड़ा अभ्यास करना। इधर देखो, अब इसको क्या करेंगे कि अतः मूल क्या है? मूल वास्तविक यानी वास्तविक संख्या। मूल वास्तविक व क्या है? समान या असमान? असमान है, असमान है। यहाँ पे लिख सकते हो भिन्न भिन्न है, असमान है। मूल वास्तविक व असमान है। देखो, अगर प्लस की संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं? आते हैं मूल वास्तविक असमान है। अगर मूल वास्तविक व असमान है, भिन्न भिन्न है, तो हम उसको श्रीधर आचार्य विधि से हल करेंगे। सूत्र क्या होता है? माइनस का बी प्लस माइनस। देखो, एक बार और दो बार नहीं, एक बार सूत्र लिख लिया, दोबारा लिख रहे हैं, पहले बेसिक में लिखाया था। सूत्र आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, गलती नहीं करनी है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और इस पूरे के बट्टों में आएगा 2a। x बराबर माइनस पहले है, लगा दो। b का मान यहाँ पे देखो कितना, माइनस का 6 है तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे, प्लस का 6 होता तो सीधा लिख देते। अब ये लगाओ एक बार प्लस और माइनस दोनों, और फिर ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इसको बार बार हल करेंगे तो प्रश्न बड़ा हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम सीधा सा बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर जो अभी मान हल किया ना, ये हल किया, कितना आया? 12। हम यहाँ पे लिख देंगे 12, और बट्टों के अंदर कितना आ जाएगा? पूरे के बट्टों में लगाना, ध्यान रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बट्टों में 2, और a का मान कितना आया है? a का मान हमारे पास पड़ा है 2। आई बात समझ में? अब इसको हल करो। x बराबर ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 6 हो गया, यहाँ प्लस माइनस लिख दो, और ये बाहर कितना निकलेगा? देखो, बाहर निकालने का तरीका बताता हूँ। 12 है ना, 12 के अभाज्य गुणनखंड करो। देखो, 2 का भाग कितनी बार गया? 6 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। और 3 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। ये जोड़ा बन रहा है, तो इस जोड़े में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, ये तो आ गया 2 बार। ये अंडूर, ये 3 है ना, ये अंडूर के अंदर ही रहेगा। तो क्या आ गया? 12 का वर्ग मूल क्या निकल गया? 2 अंडूर 3, और बट्टों के अंदर क्या आ गया? 4 आ गया। बट्टों के अंदर क्या आ गया? बट्टों के अंदर 4 आ गया। अब इसको देखो, हल करो। इसको यहां काट दो, कितना आ गया? 2 ही आएगा ना, बिल्कुल 2 ही आएगा। अब देखो, x बराबर, या फिर आप इसमें कॉमन लेके कर लो। देखो, कितना था? 6 प्लस, और ये आ गए तो 2 अंडूर 3, और बट्टे कितने थे? सॉरी 4। बट्टे कितने थे? 4। इसमें कॉमन लेके कर लो। कॉमन कैसे? इधर देखो, यहाँ और यहाँ कॉमन लो, कितना आएगा? 2 कॉमन आएगा। कितना आएगा? 2 कॉमन आएगा। तो 2 का भाग इसमें लगाओ, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। और ये प्लस माइनस सेम है, सेम लिख दो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपके 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि अंडूर का बच जाएगा 3, और बट्टे क्या रह जाएगा? बट्टे रह जाएगा आपके 4। ये हो गया। अब इससे इसको काट दो, तो ये x बराबर आपके हो गए 3 प्लस माइनस और अंडूर का 3, और ये आ जाएगा आपके 2। कितना आ गया? 2। 3 प्लस माइनस अंडूर का 3 बट्टे 2। एक तरह से आपका ये उत्तर आ गया है। बाकी मूल असमान है। मूल क्या है? असमान। तो एक बार प्लस का उत्तर आएगा और एक बार किसका आएगा? माइनस का उत्तर आएगा। तो लिख लो आप। वैसे ये फाइनल आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधा लिखना चाहो तो कि ऐसे बोल सकते हो 3 प्लस अंडूर का 3 बट्टे 2। दूसरी बार बोल सकते हो 3 माइनस का अंडूर 3 बट्टे 2। तो क्या लिखोगे? धनात्मक चिन्ह लेने पर। धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 3 प्लस अंडूर का 3 बट्टे 2। एक उत्तर तो आ गया आपके ये, दूसरा कुछ नहीं है। देखो सीधा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ये आ गया आपके x बराबर 3 प्लस की जगह क्या लेंगे? माइनस अंडूर का कितना? 3 और बट्टे कितने? 2। मिलान कर लेते हैं, आंसर यही आ रहा है क्या? 3 प्लस अंडूर का 3 बट्टे 2।
बिल्कुल आपके किताब में साथ में दे रखा है 3 प्लस माइनस अंडर रूट का 3 और बट्टे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। हो गया ये। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न आप उतारो जल्दी से, और इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। उतारो इसे। हाँ उतारा। अब ये देखो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। अब मूल बराबर होने के लिए क्या होता है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यानी मूल बराबर हो तो उसके बराबर में क्या लगाना है 0 लगाना है। अब वो आपको करना कैसे, आप इधर देखो कि सबसे पहले तो इसमें a b के मान निकालेंगे। तो आप सीधा लिख सकते हो कि द्विघात समीकरण से या व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर क्या होती है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। हो गया। अब आप यहाँ पे a का b का और c का मान बताओ। पहले a का मान 2 है, ठीक। b का मान कितना है, b का मान है k और c का मान क्या है 3 है। अब हमें क्या बोला है मूल बराबर हो, तो मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए d बराबर क्या होता है 0 होता है। यही होता है ना, मूल बराबर होने के लिए d बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। d बराबर यानी कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हल करने पर उसके बराबर में क्या आना चाहिए 0। ये लगा के छोड़ दो। अब आपको करना कुछ नहीं है, सूत्र लगा लो और उत्तर आ जाएगा। b कितना k का क्या करेंगे वर्ग माइनस 4, a का मान कितना 2, c का मान कितना 3 और बराबर क्या रख दो 0 रख दो। तो ये हो गया आपके k स्क्वायर, कितना आ गया k स्क्वायर माइनस ये हो गया आपके 4 दुए 8 और 8 दिया कितना हो गया 24 और बराबर क्या हो गया 0। अब देखो, अब यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 24 आ रहा। बहुपद के अंदर आपको थोड़ा समझाया था, आपको यहाँ डायरेक्ट समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसको ऐसे लिखो आप एक बार, k स्क्वायर माइनस, अब इसका वर्ग, देखो इसका स्क्वायर लगा रखा है ना, इसका स्क्वायर लगा रखा है, तो इसका स्क्वायर कैसे लगा सकते हैं यहाँ। तो इसको लिखने का तरीका आप ऐसे देखो, 24 के पहले अभाज्य गुणनखंड करके देखना आप क्या आता है 2 12 6 3 3, ये ऐसे आ रहा है ना। तो यानी कि कितना, एक तो निकल रहा है 12 और फिर अंडूड के अंदर क्या आ रहा है, ये भी अंडूड के अंदर, ये भी अंडूड के अंदर, तो गुणा कर दो 2 और अंडूड का क्या हो गया 6। अब मैं इसका वर्ग कर दूं तो ये और ये सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम है। देखो 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और ये 6 का वर्ग करोगे 6 हो जाएगा। तो 6 तो कितने हो जाएंगे 24 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। अब क्या करो, ये a का स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया b का स्क्वायर बन गया। देखो आपके बात समझ में आई होगी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस 24 का अभाज्य गुणनखंड किया कि 2 12 फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा 3, तो ये एक जोड़ा बाहर निकल रहा था, 2 को बाहर निकाल दिया, अंडूड के अंदर 2 गुणा 3 रह गए, मैंने इसको 6 करके लिख दिया। अब ये लिखो और ये लिखो, एक ही बात है। यहाँ स्क्वायर लगा रहा था, तो यहाँ स्क्वायर लगाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया, तो ये और ये एक ही है। आई बात समझ में। अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे स्रोत समीकरण लग जाएगी, कौन सी a माइनस बी वाली, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार किस में होता है माइनस में होता है। किस में होता है माइनस में। तो इसको लिखो कि k प्लस 2 अंडूड 6, यहाँ बराबर 0 लगाते जाओ, और यहाँ पर भी ये क्या हो गया k प्लस 2 अंडूड 6 और बराबर क्या आ गया 0। यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, एक बार प्लस लगाएंगे, एक बार क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। अब क्या करना, एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर 0 रख दो। तो इधर देखो k प्लस 2 अंडूड 6, इसके बराबर भी रखेंगे 0 और k माइनस 2 अंडूड 6 और इसके बराबर भी क्या रखेंगे 0 रखेंगे। क्या रखेंगे 0।
तो k का k ये चला जाएगा इधर, तो पूरा हो जाएगा माइनस का 2√6। एक मान तो आ गया आपके ये, एक मान आ गया आपके ये। दूसरा मान k बराबर, ये इधर है तो प्लस का हो गया, 2√6 किसका हो गया, प्लस का। दूसरा मान आ गया आपके ये। आप बोल दो कि सर आपने d बराबर 0, तो मूल बराबर होने चाहिए, यहाँ अलग अलग कैसे आ रहे हैं? तो आप मेरी बात समझो, यहाँ x के मान नहीं है, ये k का मान है। जैसे पीछे कोई प्रश्न आया था ना, 2x² माइनस का 3x, तो यहाँ इसके स्थान पर k लिखा है, इसके स्थान पर क्या लिखा है, k लिखा है। तो ये संख्या तो माइनस की आ सकती है ना, बिल्कुल आ सकती है, इसलिए यहाँ इसके अलग अलग दोनों मान हो रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये प्रश्न हो गया और इसके दोनों के दोनों मान निकल गए। अब ये प्रश्न कर लेते हैं, वही इसमें ए बी के मान निकालने। आप सीधा करो, सीधा कर लो, नहीं तो बहुत तरीके से लिख दो कि सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करो इसकी। देखो ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। आगे बात समझ में? अब a का मान भी बताओगे, b का भी और c का भी, तीनों मान बताओ मुझे। a का मान आपके सामने यहाँ पे आ रहा है k, और b का मान आपके सामने, हाँ ये एक बार देखो, ये आप द्विघात समीकरण इसको बनाओ एक बार, एक मिनट रुको है, इसको द्विघात समीकरण बढ़ाओ। स्पष्ट मान नहीं है ना, यहाँ इसको देखो गुणा करो, पहले इसको सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा kx² और माइनस का क्या हो जाएगा 2kx और प्लस का क्या हो जाएगा 6 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको द्विघात समीकरण से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। द्विघात समीकरण से तुलना करने के बाद इसका फाइनल आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो इधर देखो इसको, हाँ भले ही कोई दिक्कत नहीं, चलो कर लिया हमने। अब यहां पे लिखो क्या, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, क्योंकि यहां पर देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा, अभी यहां समझाता हूं। जैसे a का मान, b का मान और c का मान, अगर मैं यहां जैसे मान निकालता तो आप मान कैसे बताते, मान कैसे बताते, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0। अब मान पूछता तो आप इसके डायरेक्ट मान नहीं बता सकते थे, कैसे बताते थे, देखो कि a का मान यानी x² के गुणांक में क्या है, तो यहाँ x² है ही नहीं, तो मैंने इसको पहले सही किया, ठीक है। अब यहाँ a का मान लिखो, a का मान लिखा दो, नीचे वाली लाइन से लिखना है। a का मान लिखो, कितना आ रहा है, k आ रहा है, a का मान क्या आ रहा है, k आ रहा है, और b का मान क्या आ रहा है, b का मान आ रहा है माइनस का 2k, माइनस का 2k, और c का मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, c का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब मूल बराबर के लिए बोला ना, तो मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए d का मान क्या होना चाहिए, 0, d बराबर 0 होना चाहिए। तो मूलों की प्रकृति वाला सूत्र लगाओ, d बराबर b² माइनस का 4ac, और इसके बराबर क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब इसको हल करो, b मतलब माइनस का 2k और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, a का मान कितना k और c का मान कितना 6 और बराबर क्या है 0। इसका तो वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और k का हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 6 चौक 24 k और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, 4k कॉमन आ गया, तो 4 से 4 कट गया, k से स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, k बच गया, और यहाँ पे आ गया माइनस, k से k कट गया, 4 का भाग 24 में 6 बार गया और बराबर क्या आ गया 0। तो हम 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0 रख के इसके उत्तर निकालेंगे। तो इधर देखो 4k बराबर 0 है, तो k बराबर क्या होगा 0/4 नहीं लिखना, k लिखना है,
हाँ ये तो बोलता हूँ, बोल सही देते हैं गलत लिख देते हैं। के बराबर यानी ऐसे समझो 4 के बराबर 0, तो 1 के बराबर क्या होगा 0/4 हो जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ, उत्तर क्या आने वाला 0। तो के का एक मान तो 0 आ गया। दूसरा के का मान क्या आ गया, ये माइनस का 6 था, इधर आया प्लस का 6 हो गया। प्लस का क्या हो गया 6 हो गया। तो ये आपका 4.3 का दूसरा प्रश्न था, और इसके 3-4 प्रश्न और बच रहे हैं, वो कल की क्लास के अंदर करेंगे। और आज अपने कितनी तारीख हो रही है, 29 तारीख होगी ना। तो छुट्टियों के अंदर हमने कक्षा 10 का ये कोर्स शुरू किया था, और आज छुट्टियां मतलब समाप्त हुई, तब तक हम 4 प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ नियमित रूप से जुड़े हुए थे उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा ही होने वाला है। आप क्लास को देखो, बार बार देखो, समझ में नहीं आ रहा था मुझे नंबर दे रखे, उसमें कॉल करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे वो प्रश्न समझ में नहीं है, आप दोबारा करवा देना या कॉल पे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास के अंदर हम 4.3 के प्रश्न संख्या 2, और इसके ये 2 ही थे, दोनों के दोनों हल कर लिए, जिसमें के का मान था, और पहले वालों में क्या था, मूल ज्ञात करो, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद उसको श्रीधर आचार्य विधि से हल करो। हल होगा तो करेंगे, तो नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसे उतारो और फिर हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।